वेलकम बैक टू द चैप्टर 6 ऑफ NISM इक्विटी डेरिवेटिव्स एग्जाम जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग सिस्टम्स। जी हाँ, आज की ये वीडियो में हम चैप्टर 6 इन डिटेल कवर करेंगे। A to Z पूरा जो भी इसमें कंसेप्ट है वो सब कुछ क्लियर करेंगे। और आपको एक चीज बता दूं कि जो NISM का इक्विटी डेरिवेटिव्स एग्जाम है इसका अब तक जो प्रैक्टिकल पार्ट है ना वो खत्म हो चुका है। यानी पहले 5 चैप्टर्स में जो भी प्रैक्टिकल था, यानी जितना आप मार्केट में बैठ के कर सकते हो आपके हिसाब से, वो ऑलरेडी सब कवर हो चुका है। अब आगे के जो 5 चैप्टर्स है ना वो बहुत थ्योरी बेस्ड है, यानी इसमें प्रैक्टिकल करने जैसा कुछ नहीं है। इसमें अभी जो स्ट्रेटेजीज थी, जो बेसिक्स थे, वो तो हमने पहले के वीडियोस में क्लियर कर दिए। और वहां पे आपको कुछ भी नहीं समझा है तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि कमेंट सेक्शन में पूछ लो, क्योंकि कैसा है एज अ बिगिनर ये कंसेप्ट थोड़े टफ है। तो अब आगे जो बचे हुए 5 चैप्टर है, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो पांचों चैप्टर है ये थ्योरी बेस्ड है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा वर्कबुक को पढ़ना और मेरे शॉर्ट नोट्स को पढ़ना, क्योंकि शॉर्ट नोट्स पढ़ लोगे ठीक है, लेकिन वर्कबुक में एक एक कंसेप्ट को है ना इन डिटेल पूरा एलेबोरेट किया है। तो वर्कबुक को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इसमें याद रखने की चीजें ज्यादा है। और एक नोटबुक पेन लेके बैठो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बीच में मैं बोलता हूँ, जो आपको ऐसा लगता है कि इसका एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको नोट डाउन करना और एग्जाम में जाने के पहले एक बार पढ़ जरूर लेना। तो चलिए बिना किसी रुकावट के आज का चैप्टर 6 शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने ये वीडियोस को अभी तक लाइक नहीं किया, ये सीरीज को आपके तरफ से एक भी वीडियो में लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो प्लीज ऐसा मत करो। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ताकि मैं और वैल्यू आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। सो चलिए फाइनली लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज चैप्टर 6। सो ऑल द एक्सचेंजेस इन इंडिया, BSE, NSE एंड MCX। अब इंडिया में 3 मेजर एक्सचेंज है। पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और तीसरा MCX। MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। यहाँ पे जो कमोडिटी की ट्रेडिंग है वो होती है। So it provides a fully automated screen-based trading system and screen-based trading platform for index futures, index options, stock futures and stock options। यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए ये जो एक्सचेंजेस है ये एक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम आपको देते हैं। यानी कि इसका सिंपल मतलब क्या है, पहले आपको पहले के जमाने में कोई भी शेयर में बाइंग सेलिंग करनी है तो वो एक्सचेंज में जाके दलाल स्ट्रीट, जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे जाके आपको रिंग के अंदर ट्रेड और बाय सेल करना पड़ता था, जिसमें सेटलमेंट होता था 1 महीने का, क्योंकि 21 दिन बाद आपको वो शेयर अलॉट होता था और 4 दिन पे इन 4 दिन पे आउट, ऐसा पूरा 29 डेज का साइकिल था, जिसके बाद आपको शेयर आपके नाम का मिलता था। और वो तो सिर्फ अलॉट होता था, उसके बाद वो बाय पोस्ट आने के लिए तो और 1-2 महीना जाता था। और इसलिए टेक्नोलॉजी के चलते जो भी एक्सचेंजेस है इंडिया के अंदर, उन्होंने स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग चालू किया। और आज हमें इतना ईजी हो चुका है कि हम घर में बैठ के केवल 1 सेकेंड के अंदर कोई भी शेयर हमारे नाम से खरीद सकते। सो दिस इज स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। This trading system support an order-driven market and simultaneously provide complete transparency of trading operations। यानी जैसे कि मैंने ये पॉइंट कवर ही कर दिया कि यहाँ पे भी आपको हर एक सेकेंड का काम होता है। आपके अकाउंट में पैसे डालो, इधर बाय दबाओ, बाय हो जाएगा, आपके नाम पे वो शेयर अलॉट हो जाता है। और सेटलमेंट इतना फास्ट है कि T+1, पहले T+2 था, अभी T+1 सेटलमेंट है। यानी आज आप जो भी शेयर खरीदोगे वो कल आपके डीमैट अकाउंट में दिखना शुरू हो जाएगा। और अभी लेटेस्ट जो रिफॉर्म है वो ये है सेबी का, कि सेबी अक्टूबर महीने तक T+0 सेटलमेंट कर देगी। यानी आज खरीदा तो वो आज ही के दिन आपके अकाउंट में दिख जाएगा। डेरिवेटिव ट्रेडिंग इज सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रेडिंग ऑफ इक्विटीज इन द कैश मार्केट सेगमेंट। यानी जैसे आप कोई भी स्टॉक को कैश मार्केट में परचेस करते हो, पैसा दिया परचेस किया, वैसे डेरिवेटिव्स में होता है, पैसा दिया ट्रेड को लिया। सो नाउ व्हाट आर द एंटिटीज इन द ट्रेडिंग सिस्टम? ब्रॉडली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एंटिटीज। एक्चुअली 4 लिखा है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक इधर। ये 5 मेन एंटिटीज होती है, क्योंकि कैसे लास्ट वाला जो एंटिटी है उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं होगा तो बाकी के तो किसी का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि समझो बहुत सारी दुकानें खुल के खड़ी है और कोई खरीदने वाला नहीं है, तो उस दुकानों का मतलब क्या है? और यही पार्टिसिपेंट्स होता है। पार्टिसिपेंट्स यानी कि वो ट्रेड में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये सब तो क्लियरिंग मेंबर्स, ये सब अथॉरिटीज है। लेकिन अगर कोई बाइंग सेलिंग करने वाला ही नहीं होगा तो ये अथॉरिटीज के अचार डालेगी। तो कौन सी वो 5 इंपॉर्टेंट एंटिटीज? पहला है ट्रेडिंग मेंबर, दूसरा है ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर, तीसरा है सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, चौथा है प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर और पांचवा है पार्टिसिपेंट्स, यानी हम लोग जो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो अभी ये पांचों टर्म्स को नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में कवर किया गया है, तो मैं वहां पे इसको कवर करूंगा, क्योंकि कैसे अभी कवर करूंगा तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ाऊंगा। तो ये खाली इतना याद रखो कि ब्रॉडली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंटिटीज: ट्रेडिंग मेंबर, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर, SCM सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, PCM यानी प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर एंड पार्टिसिपेंट्स। अब इसको अगले लेक्चर में हम डिटेल में कवर करने वाले। अब अगला कंसेप्ट है ऑथोराइज पर्सन का। ऑथोराइज पर्सन क्या होता है? SEBI had earlier allowed spread of sub-brokership as well as authorized persons network to expand the brokers network। क्या होता है? हर ब्रोकर के नीचे एक सब ब्रोकर होता है जो आपसे पैसे और वो सब लेगा, यानी आपसे पैसे लेगा, आपको शेयर अलॉट करेगा और वो ब्रोकर के थ्रू करेगा। लेकिन वो करता है सब ब्रोकर, यानी ब्रोकर का असिस्टेंट या ब्रोकर के नीचे का आदमी। और इनको ऑथोराइज पर्संस भी बोलते हैं, यानी दे आर द ऑथोराइज वंस टू एग्जीक्यूट योर सेल एंड योर परचेस ट्रांजैक्शंस इनटू द मेन मार्केट। अब ये जो सब ब्रोकर्स का काम था ना, ये स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम के पहले बहुत ही बड़ा था, क्योंकि कैसा है
पहले आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो ब्रोकर के थ्रू लेना पड़ता। आज भी हम ब्रोकर के थ्रू ले रहे हैं। समझो मेरा जीरोधा में अकाउंट है तो मैं जो भी शेयर परचेस कर रहा हूँ वो जीरोधा ब्रोकर के थ्रू कर रहा हूँ। लेकिन ऑनलाइन होने से ये सब हम इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन पहले कैसा था, आपको सब ब्रोकर को पहले अपॉइंट करना है, फिर वो उसके मेन ब्रोकर कौन है उसको देखना है, या फिर पहले आपने अगर समझो मेन ब्रोकर आपका कोई जान पहचान का है तो वो डायरेक्टली आपके ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो अपने सब ब्रोकर को अपॉइंट करेगा जो सब ब्रोकर आपको हैंडल करेगा टू बाय एंड सेल योर शेयर्स इनटू द मार्केट। लेकिन अभी रिसेंटली सेबी ने इसके रिगार्डिंग क्या किया है, हाउएवर सेबी बोर्ड इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 21 जून 2018 2018-21 जून को जो मीटिंग हुई थी वहां पे डिसाइड किया कि सब ब्रोकर्स एज एन इंटरमीडियरी shall cease to exist with effect from April 1, 2019। यानी अभी सब ब्रोकर्स का फंडा ही मार्केट से निकाल दिया है। एक ही मेन ब्रोकर होगा, नो सब ब्रोकर। क्योंकि कहते हैं सब ब्रोकर होने से ना बहुत ही झोलझाल हो रहे थे लोग। सब ब्रोकर्स पैसा तो ले लेते थे लेकिन पूरे जो जितना पैसा लिया है वो पूरे का माल भी नहीं खरीदते थे। थोड़ा माल खरीदा, थोड़ा इधर उधर घुमा देते थे। और इसीलिए पहले के जमाने में स्टॉक मार्केट को स्कैम बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे ये सब स्कैम्स छोटे मोटे हुए जो इलीगल थे। और इसलिए सेबी बोर्ड क्यों बनाया गया, सेबी का मेन काम एक ही है, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इन्वेस्टर्स, यानी इन्वेस्टर का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसलिए इसके रिगार्डिंग थोड़ा भी सेबी को डाउट आया तो वो सीधा फाइन्स और पेनल्टीज मारता है और कोई भी इन्वेस्टर को बड़े लॉसेस से बचा लेता है। लेकिन अभी भी बहुत से बेचारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सब कंसेप्ट नहीं पता है तो वो जाने अनजाने में इसके शिकार बन ही जाते हैं। सो बी अवेयर, ऐसी कोई भी फालतूगिरी में इन्वॉल्व मत होना। प्रॉपर जो रजिस्टर्ड ब्रोकर है, जो बड़ा ब्रोकर है, उसी के साथ ट्रेड करो। ऑल एग्जिस्टिंग सब ब्रोकर्स वुड माइग्रेट टू बिकम ऑथोराइज्ड पर्संस और ट्रेडिंग मेंबर्स इफ द सब ब्रोकर्स मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी जो पहले सब ब्रोकर था अभी वो ऑथोराइज पर्सन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसको भी अभी बनने के लिए बहुत ही क्राइटेरियाज बढ़ा दिए। अब वो क्राइटेरिया क्या है वो आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना। तो इतना याद रखो, ऑथोराइज पर्सन का मतलब यही है कि पहले के जमाने में जो सब ब्रोकर होते थे ना, ब्रोकर के नीचे का आदमी, ब्रोकर का राइट हैंड जो सब ब्रोकर होता था, वो अब ऑथोराइज पर्सन के नाम से जाना जाता है। लेकिन अभी जो ऑथोराइज पर्सन बनने का क्राइटेरिया है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और आज की डेट में इनका रियल मार्केट में तो इतना एप्लीकेशन है नहीं, क्योंकि सब स्क्रीन बेस हो गया है। आज थोड़ी आपको कोई शेयर लेना है तो आप ब्रोकर को फोन करते हो कि भाई मेरे इतना पैसा बेचता हूँ, मेरे ये नाम से ये शेयर ले ले। ऐसा कुछ नहीं होता। ऑनलाइन जो एप्स है उसमें आपका ब्रोकर अकाउंट बनाते हो और वहां से डायरेक्ट ट्रेड कर लेते हो। अब आते हैं कॉर्पोरेट हायरार्की की तरफ। सो व्हाट इज दिस? सबसे पहले हायरार्की का मतलब ये होता है कि जस्ट सीक्वेंस इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक प्रॉपर कंपनी है तो उसकी हायरार्की क्या होगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट। यानी कि अगर लो लेवल को टॉप लेवल तक पहुंचना है तो उसको एक हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है, एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। वो डायरेक्टली निकल को कोई प्यून को अगर अपनी पगार बढ़ानी है तो वो डायरेक्ट कंपनी के एमडी से जाके बात नहीं करेगा, वो उसके ऊपर के मैनेजर से बात करेगा, फिर वो मैनेजर उसके ऊपर के हेड मैनेजर से बात करेगा और वो हेड मैनेजर कंपनी के सीईओ से बात करेगा और जरूरत पड़े तो ऐसे केस में सीईओ जो है वो कंपनी के एमडी से बात करेगा। तो ऐसी एक हायरार्की फॉलो होती है एंड दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ हायरार्की। तो कॉर्पोरेट हायरार्की क्या होता है? इन द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, trading member will have a provision of defining the hierarchy amongst users of the system. This hierarchy comprises corporate manager, branch manager and dealer. यानी जो भी इक्विटी डीलर है वो ब्रांच मैनेजर से कांटेक्ट करेगा और ब्रांच मैनेजर कॉर्पोरेट मैनेजर से कांटेक्ट करेगा। सो ये एक नॉर्मल कंसेप्ट है, पढ़ लोगे समझ जाएगा। अब ऑर्डर टाइप्स, टाइम कंडीशंस, ये क्या होता है? सो ऑर्डर देखो, दो टाइप के ऑर्डर्स होते हैं। यानी मार्केट में जब आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कोई भी ट्रेड लेते हो तो उसको ऑर्डर करते हो ना। मतलब समझो आपको कोई स्टॉक में फ्यूचर्स का बाय करना है या फिर कोई इंडेक्स में आपको कॉल बाय करना है तो आप वो बाय करने के लिए एक ऑर्डर लगाते हो तो उसको ऑर्डर बोला जाता है। यानी कि आप जैसे वो ऑर्डर को लगाओगे ना तो मार्केट प्राइस पे लगाओगे तो वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाता है। और अगर आप इस पे लगाओगे अपना लिमिट ऑर्डर, यानी कि समझो एक चीज चल रही है 20 रुपए पे लेकिन आपको वो चीज 15 रुपए में खरीदनी है तो आप वो चीज का 15 रुपए में ऑर्डर लगा के रखोगे तो यहाँ पे जैसे ही वो चीज 15 पे आएगी तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर यानी आपको जो प्राइस पे बेचना है, खरीदना है, उसका आप ऑर्डर लगा के रखते हो। प्राइस वो जगह पे अगर एक बार भी आ गया तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। और इमीडिएट ऑर्डर क्या होता है? यानी कि अभी आपने मार्केट प्राइस समझो 20 रुपए चल रही है या 21 रुपए चल रही है तो बाय करने के टाइम मार्केट पे सिलेक्ट किया तो उस पर्टिकुलर सेकंड जैसे ही आपने मार्केट पे सिलेक्ट किया और बाय को स्वाइप किया, उस पर्टिकुलर स्वाइप वाले सेकंड में जो भी मार्केट का प्राइस रहेगा, फिर वो 22 रुपए होने दो, 18 रुपए होने दो, 15 रुपए होने दो, जो भी रहेगा वहां पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे यही लिखा है, पहला ऑर्डर का टाइप है डे ऑर्डर। डे ऑर्डर इज एन ऑर्डर विच इज वैलिड फॉर अ सिंगल डे on which it is entered. If the order is not executed during the day, the trading system cancels the order automatically at the end of the day. यानी कि एक चीज है, समझो 20 रुपए की है, आपने उसको सुबह सोचा कि मैं इसको 20 पे नहीं 15 पे खरीदूंगा और 15 पे उसका बाय ऑर्डर लगा दिया। अब पूरे दिन में वो जो आपका चीज है जो 20 रुपए की है
वो एक बार भी 15 रुपये पे आई नहीं और 3:30 बज गए, मार्केट बंद हो गई, तो ऐसे केस में वो ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा। अब दूसरे दिन अगर आपको सेम चीज़ फिर 15 पे लेनी है तो आपको नया ऑर्डर लगाना पड़ेगा। तो ये होता है डे ऑर्डर, यानी ये पूरे दिन के लिए वैलिड होता है। और दूसरा होता है इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर। यूजर इज अलाउड टू बाय और सेल अ कॉन्ट्रैक्ट एज सून एज द ऑर्डर इज रिलीज्ड इनटू द ट्रेडिंग सिस्टम। एन अनमैच्ड ऑर्डर विल बी इमीडिएटली कैंसल्ड। पार्शियल ऑर्डर मैच इज पॉसिबल इन दिस ऑर्डर एंड द अनमैच्ड पोर्शन ऑफ द ऑर्डर इज कैंसल्ड इमीडिएटली। यानी एक चीज है, कोई भी स्टॉक है, कोई भी कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, वो 20 रुपए पे चल रहा है, तो इमीडिएटली जैसे मैंने बोला मार्केट प्राइस पे खरीद लिया तो मार्केट प्राइस पे इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर आपने मार्केट प्राइस पे खरीदने के और पे मार्केट प्राइस बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट हो गई तो वो ऑर्डर आप एग्जीक्यूट करोगे तो वो 20 रुपए पे लग गया और मार्केट 20 रुपए से ऊपर आ गई वही एक सेकंड में। ये बहुत बार होता है, आप जब ये खुद से ट्रेड करोगे ना तो आपको समझेगा कि मार्केट प्राइस 20 चल रहा है, आप 20 पे लोगे और ऐसा एग्जीक्यूट करने जाओगे। एग्जीक्यूट करने तक वो 1 मिली सेकेंड 6 माइक्रो सेकेंड का स्पीड है BSC का, यानी हर 6 माइक्रो सेकेंड मतलब 1 सेकेंड का भी बहुत ही कम हिस्सा, 6 माइक्रो सेकेंड में हर जो डेटा है वो प्राइस का अपडेट होता है। तो उस माइक्रो सेकेंड में भी वो प्राइस चेंज हो जाएगी, तो आप 20 पे बाय करने जाओगे तो 20.15 20.20 ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे केस में वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है अगर आप मार्केट का ऑर्डर करोगे तो। लेकिन आजकल AI के चलते ये सब इतना ज्यादा ऑटोमेटेड हो गया है कि ये इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर मतलब कैंसिल बहुत ही रेयर कंडीशन में होगा अगर आपके पास फंड्स नहीं है या ऐसा कोई क्राइटेरिया जिससे आप मैच नहीं कर रहे हो। वैसे वो एक लिमिट ऑर्डर लगी जाता है, फिर प्राइस ऊपर नीचे आएगी तो उस पर आपका बाय हो जाएगा। तो ये सब कंसेप्ट अगेन मैं हर सेशन में यही बोलता हूँ कि ये कंसेप्ट जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे कुछ नहीं होगा, आपको खुद से ये सारे कंसेप्ट को ट्राई करना ही होगा। और अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो फ्रंट पेज करके एक ऐप है जो आपको 10 लाख रुपए फ्री में देता है, वो वर्चुअल मनी होगा जिससे आप ट्रेड कर सकते हो। तो बड़े अमाउंट से ट्रेड करना शुरू करो, वहाँ पे बाय सेल करो, वहाँ पे जेब से थोड़ी कुछ जा रहा है, वो जो वर्चुअल मनी उससे ही होगा। तो वहाँ पे ट्रेड करो और सेंसिबल को यूज करके स्ट्रेटेजीज बनाओ, उस स्ट्रेटेजी को फ्रंट पेज पे डिप्लॉय करो और बाय सेल करके तो देखो, पता तो चलेगा कि किस तरह मार्केट में वर्क होता है और वहाँ पे पूरा रियल मार्केट एप्लीकेशन ही है। तो ये था ऑर्डर टाइप्स। अब आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ जो है ऑर्डर मैचिंग रूल्स। ये क्या होता है? इन इंडिया FNO प्लेटफॉर्म्स ऑफर एन ऑर्डर ड्रिवन मार्केट वेर इन ऑर्डर्स मैच ऑटोमेटिकली ऑन प्राइस टाइम प्रायोरिटी बेसिस। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑर्डर ड्रिवन मार्केट है हमारा इंडिया का। हर जो एक्सचेंज है, हर जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, वो ऑर्डर ड्रिवन होता है। यानी आपने जो ऑर्डर प्लेस किया, अब उसके रिगार्डिंग समझो आपने SBI का स्टॉक खरीदना है आपको, तो आप SBI का स्टॉक कब खरीद सकते हो? जब कोई ना कोई उस स्टॉक को बेच रहा होगा। यानी अगर मार्केट में देखो, मार्केट तो फ्री फ्लोट पे चलता है, यानी मार्केट में एक कंपनी रोज नवे शेयर नहीं लाती, शेयर तो उतना ही है। समझो SBI ने 100 शेयर मार्केट में लॉन्च किए हुए, तो अब पूरे इंडियन मार्केट में SBI के 100 ही शेयर है। तो अब आपको अगर SBI का शेयर खरीदना है तो आपको SBI का शेयर का बाय ऑर्डर लगाना पड़ेगा। अब जैसे उसका बाय ऑर्डर लगाते हो तो अगर किसी ने उस 100 शेयर में से अपने कुछ शेयर्स बेचे तो आपको वो शेयर मिलेंगे, वरना आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि शेयर तो मार्केट में उतना ही है, उसका सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड तो वाइड स्प्रेड है, रोज कोई ना कोई खरीदता बेचता है। तो ऑर्डर ड्रिवन का मतलब यही होता है कि आपको अगर बाय करना है तो समवन नीड्स टू सेल इट, और यहाँ पर ये ऑर्डर मैच होता है एंड दिस इज नोन एज ऑर्डर मैचिंग। यानी समझो मेरे को SBI का स्टॉक अभी 860 रुपए के आसपास चल रहा है आज की डेट में, तो मुझे SBI का स्टॉक खरीदना है 860 पे। अब किसी ने सुबह से वो ऑर्डर लगाया हुआ है 862 पे, तो मुझे ऐसा, अब उस बंदे ने 862 पे ऑर्डर लगाया कि वो बंदे को 862 अगर भाव होगा तो उसको बेचना है और मुझे 860 में खरीदना है। तो अब मेरा और उसका ऑर्डर मैच नहीं होगा, क्योंकि कैसे, मुझे तो 860 पे खरीदना है और उसको 862 पे बेचना है, तो 2 रुपए का तो फर्क है ना, वो कौन देगा? और ऐसे केस में ऑर्डर मैच ही नहीं होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड मुझे 860 पे खरीदना है और एक और बंदे को 860 पे उसने अपना सेल ऑर्डर लगाया है, उसको उतने पे बेचना है, तो ऐसे केस में ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर मेरा ऑर्डर मैच हो जाएगा और उसके अकाउंट से शेयर बिक जाएंगे और मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यानी उसने बेचा, उसको पैसा मिल गया, मैंने खरीदा, मेरे अकाउंट से पैसे कट गए। और ये सब होता है ट्रेडिंग मेंबर्स क्लियरिंग सेटलमेंट्स के थ्रू, जो हम अगले लेक्चर में इन डिटेल सीखेंगे। और इसलिए तो बोलते हैं ना कि ऑप्शन मार्केट, फ्यूचर्स मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट इज रेगुलेटेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड। यानी कि यहाँ पे आप कोई भी ट्रेड करोगे तो उसका सेटलमेंट गारंटीड है। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, जो क्लियरिंग हाउस होता है वो इन्वॉल्व है टू क्लियर एंड सेटल ऑल योर ट्रांजेक्शंस। यहाँ पे कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सबका डैडी सेबी ऊपर बैठा हुआ है। सो बस ये ऑर्डर मैचिंग रूल में यही लिखा है, आप एक बार पढ़ोगे तो समझ जाएगा। अब आते हैं प्राइस बैंड की तरफ। प्राइस बैंड का सिंपल मतलब यही है कि एक जो पर्टिकुलर स्टॉक है, एक जो पर्टिकुलर चीज है, वो प्राइस बैंड के अंदर अगर है और उसका प्राइस बैंड है 20%, इसका मतलब ये है कि वो चीज आज के दिन में या तो 20% बढ़ सकती है या 20% गिर सकती है। ना वो 20% से ज्यादा गिर सकती है, ना वो 20% से ऊपर बढ़ सकती है। और ये क्यों किया जाता है? टू प्रिवेंट द स्टॉक फ्रॉम एनी इलीगल एक्टिविटी। क्योंकि कैसा है, मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए बड़े बड़े ऑपरेटर्स रेडी बैठे, क्योंकि वो छोटे लेवल पे स्टॉक को हैवी क्वांटिटी में खरीद लेंगे वॉल्यूम की वजह से, और मार्केट में
कैश इनफ्लो होने की वजह से, उस पर्टिकुलर स्टॉक में कैश इनफ्लो होने की वजह से उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और जैसे वो बढ़ने लगेगा तो रिटेल इन्वेस्टर, जो छोटे लेवल के इन्वेस्टर्स हैं, उनको अट्रैक्टिव लगेगा, वो और एंट्री लेंगे। जैसे रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा डालेगा और वो स्टॉक बढ़ेगा, तो जिसने प्रमोटर ने मैनिपुलेशन करने के लिए नीचे लेवल पे खरीदा है, वो जैसे ही मार्केट उसको थोड़ा प्रॉफिट दिखा वो बेच देगा, और बेचने के बाद रिटेल इन्वेस्टर फंस जाएगा और मार्केट नीचे गिर जाएगा। तो ये होता है ट्रैप ट्रेडिंग। ये सर्कुलर ट्रेडिंग करके एक कंसेप्ट है जिस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो। और इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए सेबी ने अलग अलग स्टॉक्स के लिए डिफरेंट प्राइस बैंड दिए हुए हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर स्टॉक है, अगर उसकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से उतना ही बढ़ सकता है और उतना ही गिर सकता है। तो सेम प्राइस बैंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी होता है। अब यहाँ पे इतना रेलेवेंस नहीं रखता, ये स्टॉक्स में, कैश मार्केट में ज्यादा रेलेवेंस रखता है, लेकिन यहाँ पे इसका प्राइस बैंड क्या है, यानी कि देयर आर नो प्राइस बैंड एप्लीकेबल इन द डेरिवेटिव सेगमेंट। देखो दिया क्यों है क्या पता, फिर जब डेरिवेटिव सेगमेंट में प्राइस बैंड होता ही नहीं है। हाउएवर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एररनियस ऑर्डर एंट्री, यानी कोई ऑर्डर एंट्री गलत अगर एंटर हो रही है तो वहाँ पे एक छोटी मोटी ऑपरेटिंग रेंज होती है जो मिनिमम और मैक्सिमम रेंजेस दिन में तय करती है। यानी कि अभी द मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंजेस आर केप्ट एज बिलो। इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर 10% ऑफ द बेस प्राइस होगा, फ्यूचर्स ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज में 10% ऑफ द बेस प्राइस होगा, और इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शंस में, ये दोनों फ्यूचर्स के ऊपर वाले, और ऑप्शंस के अंदर अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रेंज बेस्ड ऑन इट्स डेल्टा वैल्यू इज कंप्यूटेड एंड अपडेटेड ऑन डेली बेसिस। अब ये एक्सप्लेन करने लायक इधर कुछ है नहीं, सेल्फ ट्रेडिंग पर्पस है, और इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था प्रैक्टिकल पार्ट इस इक्विटी डेरिवेटिव्स का सब खत्म हो गया है, अभी सब थ्योरी पार्ट है। लेकिन थ्योरी पार्ट में से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये सब जो कंसेप्ट्स है ये आपको एमसीक्यू वाले कंसेप्ट्स या एमसीक्यू में आपको पूछ सकता है। जैसे पूछ लिया कि व्हाट इज द प्राइस बैंड फॉर इंडेक्स फ्यूचर्स, तो ऑप्शन क्या रहेगा, इसका आंसर 10% ऑफ द बेस प्राइस। तो ये सब एक बार पढ़ जरूर लेना वर्कबुक के साथ। सो दिस वाज प्राइस बैंड। अब आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ स्टॉक्स। अभी आप एक बात तो जानते ही होंगे कि हर एक स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड है, मोर देन 5300 कंपनीज मार्केट में लिस्टेड है, तो सारी की सारी कंपनीज में तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होता। कुछ सिलेक्टेड कंपनीज है, कुछ 190 से 200 ही स्टॉक्स है जिसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। तो वो स्टॉक्स में ऐसी कौन सी खास बात है, क्या उनका क्राइटेरिया है जो वो फुलफिल करते हैं जिसके बाद उसमें एफएनओ ट्रेडिंग है। तो चलिए जान लेते हैं व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ स्टॉक्स टू गेट इन्वॉल्व और गेट एनेबल्ड फॉर एफएनओ ट्रेडिंग। यानी अगर कोई भी स्टॉक को एफएनओ ट्रेडिंग में एंटर होना है तो उसका क्या क्राइटेरिया है वो जान लेते हैं। सो पहला क्राइटेरिया, द स्टॉक शैल बी चूजन फ्रॉम अमंगस्ट द टॉप 500 स्टॉक in terms of average daily market capitalization, average daily traded volume in the previous 6 months on a rolling basis। यानी कि अगर कोई भी स्टॉक को एफएनओ ट्रेडिंग में आना है तो उसको पहला क्राइटेरिया फुलफिल करना है कि पिछले 6 महीनों में वो मार्केट की टॉप 500 कंपनीज में होना चाहिए, यानी एक बार भी बाहर नहीं जाना चाहिए। वो 1 से लेके 500 के बीच में जो कंपनीज है उसमें घूमता रहे उसका रैंक, ये पिछले 6 महीने में कंटिन्यूसली होना चाहिए, दैट टू विद हायर ट्रेडेड वॉल्यूम, यानी उसके अंदर ट्रेडिंग भी उस लेवल की होनी चाहिए। ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया द स्टॉक्स मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज, ये एक कंसेप्ट है, ओवर द लास्ट 6 मंथ्स शैल नॉट बी लेस देन 25 लाख। जो इसका क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज है ना, वो पिछले 6 महीनों में 25 लाख से कम नहीं होना चाहिए। अब कैसा है, ये सब कंसेप्ट एक बार पढ़ लो एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से इसको, क्योंकि अगर डिटेल में पढ़ने जाओगे तो दे आर वेरी वाइडर कंसेप्ट्स, और एज अ बिगिनर ये सब कंसेप्ट आपको अभी फिलहाल जान लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर स्टार्ट में जान लोगे ना ये सब कंसेप्ट्स तो ये इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि ट्रेडिंग से बोर हो जाओगे। इसलिए पहले ट्रेडिंग में एक एक्सपीरियंस बनाओ, 6 से 8 महीने एक्सपीरियंस बनाओ, और वो एक्सपीरियंस आएगा वर्चुअल ट्रेडिंग करने से। वर्चुअल ट्रेडिंग करके एक्सपीरियंस क्रिएट करो, और ये सब चीज़ों को खाली याद रखो, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पहला क्राइटेरिया क्या है कोई भी स्टॉक को सिलेक्ट करने का फॉर एफएनओ ट्रेडिंग, कि उसका पिछले जो 6 महीने हैं वहाँ पे वो टॉप 500 कंपनीज में होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, जो उसका MQSOS है यानी मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज, वो पिछले 6 महीनों में 25 लाख से ज्यादा होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, जो उसका MWPL है यानी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, वो 500 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए ऑन अ रोलिंग बेसिस। अब ये कंसेप्ट को आप इन डिटेल अगर पढ़ना चाहो तो गूगल पे इसके पूरे आर्टिकल्स है, और चाहिए तो मैं नीचे कैप्शन में इसके आर्टिकल्स मेंशन कर दूंगा, वहां पे जाके आप MWPL को पढ़ लेना। या फिर अगर इस पर डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में MWPL लिख दो, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जिसका फुल फॉर्म है, MWPL लिख दो। अगर एक 10-12 कमेंट भी आते हैं तो मैं डेफिनेटली इस पर एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जो कंसेप्ट है वो हायर लेवल का है। तो इतना याद रखो कि तीसरा क्राइटेरिया क्या है, जो उसका MWPL है वो 500 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 500 करोड़ से ज्यादा ही होना चाहिए। और चौथा क्राइटेरिया द एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू इन कैश मार्केट शैल नॉट बी लेस देन 10 करोड़ इन द प्रीवियस 6 मंथ्स ऑन अ रोलिंग बेसिस। यानी कि डेली इसमें 10 लाख का खरीदारी या फिर बिकवाली होना चाहिए, यानी कि जो ट्रेडेड वैल्यू है एवरेज डिलीवरी वैल्यू वो 10 लाख के ऊपर का होना चाहिए। ये कंटिन्यूसली होना चाहिए हर दिन फॉर 6 मंथ्स। अगर ऐसा ये सारे क्राइटेरिया 1, 2, 3, 4 ये चारों के चारे क्राइटेरिया अगर कोई स्टॉक कंप्लीट करता है 6 महीनों के लिए,
तो उसको एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर लिया जाता है और फिर नॉर्मल पब्लिक उसके अंदर फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड कर सकती है। और अगर एक एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ये सारे क्राइटेरिया को कंटिन्यू 3 महीने के लिए डिफॉल्ट करती है, यानी ये चारों में से कोई भी एक चीज वो लगातार 3 महीनों के लिए डिफॉल्ट कर रही है और कोई भी क्राइटेरिया को कंप्लाई नहीं किया फॉर कंटिन्यू 3 मंथ्स, तो उसको एफएनओ ट्रेडिंग से निकाला जाता है और फिर उसमें नए ट्रेडर्स को फ्रेश एंट्री लेने से मना किया जाता है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर उसके अंदर होते हैं उनके पोजीशंस जो नॉर्मल उस हिसाब से सेटल होते हैं, तो यहाँ पे कोई भी काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है, लिक्विडिटी रिस्क नहीं है। तो ये क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ स्टॉक्स। और अगर समझो कोई स्टॉक को इसमें से निकाल दिया और उसको फिर से आना है तो फिर क्या करना पड़ेगा उसको? अ स्टॉक विच इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेरिवेटिव ट्रेडिंग मे बिकम एलिजिबल वंस अगेन। In such instances, the stock is required to fulfill the enhanced eligibility criteria for 6 consecutive months. Same, एंट्री होने के टाइम क्या करना पड़ता है? 6 महीने कंटिन्यूसली जो चारों क्राइटेरिया है वो सबको फुलफिल करना होता है। तो अगर उसको बाहर निकाला है तो फिर अगले 6 महीने उसको फिर वो चारों क्राइटेरिया कंटिन्यू बेसिस पे, रोलिंग बेसिस पे, बिना किसी डिफॉल्ट किए वो चारों क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। और अगर 6 महीने उसने कर लिया तो वापस उसको एफएनओ ट्रेडिंग में लिया जाएगा। और ऐसा बहुत सी कंपनीज का चलता रहता है। कितनी कंपनीज बाहर जाती है, फिर 6 महीने काम करती है, फिर अंदर आती है, फिर ट्रेड हुआ, फिर कुछ गलती से डिफॉल्ट हो जाता है, फिर बाहर चले जाती है। सो दिस कीप्स ऑन गोइंग ऑन। अब इंडेक्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एफएनओ ट्रेडिंग के लिए? स्टॉक का तो हमने देख लिया, इंडेक्स का क्या है? द एक्सचेंज में कंसिडर इंट्रोड्यूसिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन एन इंडेक्स इफ वेटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स ऑफ द इंडेक्स which are individually eligible for derivative trading is at least 80%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मुझे इसका क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ये याद रखो कि इंडेक्स का जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको बनाना है तो कोई भी इंडेक्स पे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब उसके अंदर उस पर्टिकुलर इंडेक्स में जो स्टॉक्स है, हर जो इंडेक्स है वो स्टॉक्स के कॉम्बिनेशन से बनता है ना। जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स है, वो कैसे बना है? जो मार्केट की टॉप 50 कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उन सबका कॉम्बिनेशन करके एक एवरेज निकाल के वो निफ्टी 50 बनाए। तो वैसे अगर कोई इंडेक्स है जिसमें समझो 20 कंपनीज है, तो वैसे इंडेक्स के अंदर अगर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एनेबल करना है तो एक क्राइटेरिया क्या है? उस पर्टिकुलर इंडेक्स के जो 80% स्टॉक्स है वो इंडिविजुअली एलिजिबल होने चाहिए जिसमें एफएनओ ट्रेडिंग चालू है। समझे आप? यानी कि समझो 20 कंपनीज है एक इंडेक्स के अंदर, तो ये कब एलिजिबल होगा फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग? जब इसके अंदर की 80% कंपनीज यानी 16 कंपनीज, 20 का 80% 16 होता है, 16 कंपनीज के अंदर जो एफएनओ ट्रेडिंग है वो इंडिविजुअली भी एनेबल है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हाउएवर नो सिंगल इनएलिजिबल स्टॉक इन द इंडेक्स शैल हैव अ वेटेज ऑफ मोर देन 5%। यानी कि जो ऐसे स्टॉक्स है उस पर्टिकुलर इंडेक्स में, जो बचे हुए 20% स्टॉक्स है, यानी ऐसे स्टॉक्स जिसमें जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग है वो एनेबल नहीं है, ऐसे स्टॉक्स में आप इंडिविजुअली ट्रेड नहीं कर सकते हो एफएनओ के अंदर। ऐसे स्टॉक्स का जो वेटेज है, वो पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर वेटेज है, उस हिस्सा है, वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि इतना याद रखो, इंडेक्स के अंदर अगर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट को एलिजिबल करना है तो उसका क्राइटेरिया क्या है? 80% ऑफ स्टॉक्स ऐसे होने चाहिए जो इंडिविजुअली एफएनओ के लिए एनेबल है, और ऐसे जो भी स्टॉक्स जो एफएनओ के लिए एनेबल नहीं है उनका वेटेज 5% से कम होना चाहिए। अगर ये दोनों में से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स में जो ट्रेडिंग है वो सस्पेंड की जाएगी। अब इसके बाद ये जो कॉर्पोरेट एक्शंस है, डिविडेंड्स है, इसका कुछ नहीं। कॉर्पोरेट एक्शंस का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट एक्शंस यानी कंपनी आपको बोनस, स्प्लिट, स्टॉक कंसोलिडेशन, फिर डिविडेंड, ये सब जो देती है ये कॉर्पोरेट एक्शंस के अंदर आता है। अब कॉर्पोरेट एक्शंस का डेरिवेटिव्स के ऊपर वैसे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, लेकिन एकदम माइनर इफेक्ट जो है जो यहाँ पे दिया है आप पढ़ोगे आपको समझ जाएगा, तो इसको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। और इस चैप्टर का फाइनल पार्ट आता है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। अब एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग एक नया कंसेप्ट है जिसने ट्रेडिंग का जो मॉडर्नाइजेशन है वो इतना ज़्यादा बड़े लेवल पे कर दिया है कि अब यहाँ पे एक अगर कोई भी अनजान आदमी आता है तो डेफिनेटली वो लॉस ही करेगा। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का मतलब यही होता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने बड़ा पैसा खर्चा करके ऐसे सुपर कंप्यूटर्स बनाए हैं जो ऑटोमेटिकली 1 सेकेंड में 1000 ट्रेड कर सकते हैं। जी हाँ, फास्टेस्ट स्पीड। और इसलिए पिछले 1 साल में क्या हो रहा है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग बहुत ही बड़े लेवल पे हो रही है, जिसके चलते ये पूरा एल्गोरिथम रोबोट इधर बैठा हुआ है ट्रेड करने के लिए। और इसलिए जो बिगिनर्स है वो ऑप्शन मार्केट में आते हैं और मैक्सिमम पैसा लूज कर रहे हैं। और इसीलिए इसको रोकने के लिए भी सेबी 30% एफएनओ का जो टैक्सेशन है उसकी बातें चल रही है। अगर वो इम्प्लीमेंट हो गया तो जो भी प्रॉफिट होगा उस पर 30% स्ट्रेट टैक्स लगेगा। और अभी तक एफएनओ से जो भी इनकम आती है वो बिजनेस हेड के अंदर आती है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन। वो अब फ्यूचर में शिफ्ट होगी अंदर स्पेक्युलेटिव इनकम, यानी इसको जुए जैसा ट्रेड किया जाएगा। जुआ क्या होता है? अभी ड्रीम 11 है, ड्रीम 11 में अगर आप कुछ भी पैसा जीतोगे ना तो उस पर 30% स्ट्रेट टैक्स कटता है और वो आपके अकाउंट में फिर आता है। तो ऐसा ही इसको भी बिजनेस इनकम जैसा ट्रीट नहीं किया जाएगा, यानी इसको आप अपनी इनकम टैक्स की जो फाइल करोगे ना, आईटी फाइल करने के टाइम, आईटी रिटर्न करने के टाइम,
यहाँ पे आप उसको एज अ बिजनेस इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको आपको डेफिनेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा एज अ स्पेक्युलेटिव इनकम विच विल बी चार्जेबल 30% फ्लैट टैक्स। तो यही ऑल्गोरिथमिक ट्रेडिंग होती है कि बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स एक सेकेंड में 1000 ट्रेड कर देते, 1000 बाय कर लेते, 1000 सेल कर लेते, और वो इतना ज्यादा फास्ट होता है कि नॉर्मल इंसान फंसता ही फंसता है। अब ये देखो, एक तरीके से देखेंगे तो ब्रॉड लेवल में इलीगल भी है, लेकिन अभी तक सेबी ने इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस लाए नहीं है, तो ये चल रहा है। हर बड़ी कंपनी ने आज अपने सुपर कंप्यूटर्स तैयार किए हुए हैं, यानी एक नॉर्मल बंदा जो अपने जैसा आदमी है वो अगर एफएनओ ट्रेडिंग नेकेड कॉल नेकेड पुट ऑप्शन ले रहा है ना, तो उसमें मैक्सिमम लेवल पे उसको लॉस ही होगा, क्योंकि वो कंप्यूटर के सामने खेल रहा है। अगर आप मोबाइल में चेस खेलोगे तो मैक्सिमम टाइम वो कंप्यूटर जीतता है, क्योंकि आप कंप्यूटर के अगेंस्ट खेल रहे हो। तो वैसे ट्रेडिंग में हो चुका है, ऑल्गोरिथमिक ट्रेडिंग वाले जो है उनके अगेंस्ट आप खेल रहे हो। और डेफिनेटली अगर हैच करके नहीं चल रहे हो, स्ट्रैडल ट्रायंगल वो ऑप्शन स्प्रेड वो सब जो पिछले सेशन में सीखा वो सब बना के नहीं चल रहे हो, तो बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं। इसलिए प्लीज बी अवेयर, आपका मेहनत का पैसा है तो उसको आराम से ट्रेड करना, और उतने ही पैसे से ट्रेड करो जो अगर जीरो भी हो जाता है तो आपको कोई गम नहीं होना चाहिए। एंड प्लीज बी अवेयर, इसमें बहुत बड़े लॉसेस हो रहे हैं, लोगों का मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी मत करो, पैसा कमाओ लेकिन हेल्थ को जपते रहो। तो दैट्स ऑल, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर 6 यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग सिस्टम्स। बाकी ये वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं डेफिनेटली इसका राइट टाइम पे राइट आंसर दे दूंगा। एंड इफ यू लव द कंटेंट देन प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वैल्यूएबल वीडियोस। दिस इज मोहित लांबा साइनिंग ऑफ।